नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक नए विषय वस्तु पर, एक नया टॉपिक पर हम लोग विचार करते हैं। और यह जो है टॉपिक देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, हालांकि प्रश्न इससे जोड़ करके पूछे जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यूपीएससी में भी कई बार प्रश्न इस पर पूछे जा चुके हैं। बीपीएससी में भी प्रश्न पूछने का इसका जो तरीका है बिल्कुल अलग है और थोड़ा सा क्या बोला जाए उसको, अगर संक्षेप में कहें कि उसको कुछ अलग दिखा करके, डायरेक्ट प्रश्न न पूछ करके उससे जोड़ करके प्रश्न पूछा गया है कि संविधान, भारतीय संविधान का लक्षण क्या है। आखिर भारतीय संविधान विश्व की सबसे बृहद संविधान है, सबसे बड़ी संविधान है। उसमें कहा जाता है कि विश्व के सबसे बड़ा संविधान, हालांकि कुछ लोगों का अफवाह इस चीज का उड़ाते हैं कि भारत का संविधान दूसरे देशों से चोरी करके लाकर लिखा गया, जो बिल्कुल यह असत्य है। चोरी नहीं किया गया है। जैसे कहने का मतलब है कि यदि आप अपने पूर्वजों की बातों को, बड़े लोगों की बातों को, जो ज्ञानी पुरुष है, विद्वान लोग हैं, उनकी बातों का अनुकरण करके यदि आप कुछ सीखते हैं, उनकी कमियों को नहीं सीखते हैं, उनके सगुण चीजों को सीखते हैं, दुर्गुण को नहीं सीखते हैं, तो सगुण चीजों को लेकर के यदि आप सीखते हैं उसको नकल नहीं कहा जाएगा। जैसे किसी पुस्तक से आप कुछ पढ़ते हैं, पढ़ करके ज्ञान अपना, कोई व्यक्ति जो होता है जन्म लेता है तो वो संपूर्ण ज्ञानी नहीं होता है किसी विषय वस्तु का, उसको सीखना पड़ता है। और सीखने के लिए करता क्या है? नई नई किताबों का अध्ययन, समाज में लोगों के साथ उठना बैठना। कहा जाता है कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। आपकी संगत जिस प्रकार की होगी आपके गुण उस प्रकार के होंगे। तो यानी किताब से जो आप अनुकरण करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ करके आप उस चीज की व्याख्या करते हैं, उस चीज को समझाते हैं, अनुकरण करते हैं, तो उसको नकल नहीं कहा जाएगा। नकल तब कहा जाएगा जब आप छल करते हैं। यहां आज का हमारा यह जो टॉपिक है, भारतीय संविधान का लक्षण, यानी इसका एक प्रमुख लक्षण क्या है भारतीय संविधान का, उसको हम लोग शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। बात आता है कि भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक। संघात्मक अर्थात फेडरल, एकात्मक अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं यूनिटरी। यानी संघात्मक है या एकात्मक है। तो संघात्मक और एकात्मक की परिभाषा भी इन एग्जाम्पल, इन उदाहरणों से हम लोग समझेंगे कि संघात्मक क्या होता है और एकात्मक क्या होता है। संघात्मक का तात्पर्य हो गया, जैसे देखे होंगे आप भारतीय संविधान को जब पढ़ेंगे आगे बताएंगे कि आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। संघ कहने का मतलब कि नेतृत्व करने वाला। और किसका नेतृत्व करेगा? राज्यों का नेतृत्व करेगा। हम लोग विषय वस्तु पर आएंगे, पहले इसको डील कर लेते हैं कि संघात्मक और एकात्मक में अंतर क्या है। तो पहले बात करते हैं संघात्मक का। संघात्मक में सबसे पहले हम लोग यदि कहें कि इसमें दो सरकार होती है। संघात्मक का लक्षण क्या होता है? अगर किसी देश का संविधान में यह लिखा हुआ हो कि इसमें दो सरकारें होंगी और दो सरकार में जो केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर होगा। केंद्र यानी सेंट्रल और प्रांतीय कहने का मतलब स्टेट लेवल का होगा। तो दो सरकारें होंगी। किसकी पहचान है? संघात्मक सरकार, संघात्मक संविधान। भारत जो है संघात्मक, भारत में संघात्मक संविधान है, भारत संघात्मक है। यहां बात किया जाए क्योंकि देखिए केंद्रीय और प्रांतीय, यानी केंद्र स्तर पर भी सरकार होगी और प्रांत स्तर के। जैसे कि केंद्र स्तर पर सरकार अभी प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी, और प्रांतीय स्तर पर बिहार की बात करें तो हमारे चाचा जी नीतीश कुमार जी। तो यहां बात करें दो चीजें, तो यानी दो सरकारें हैं। एक तो लक्षण दिखता है संघात्मक का भारत का। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि शक्तियों का विभाजन,
तो किसकी शक्तियों का विभाजन? तो अभी पढ़े कि सरकार यानी सरकार दो है, एक केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर। तो शक्तियों का विभाजन किसमें होगा? या तो केंद्र में होगा, नहीं तो राज्य में होगा। तो राज्य की शक्तियों का विभाजन होगा किसमें? संघात्मक में। तो राज्य की शक्ति का विभाजन है या नहीं है, हम लोग निष्कर्ष तक पहुंचेंगे तो बात करेंगे कि राज्य का, जैसे राज्य में देखते होंगे कि किसी जिला को हम लोग उठाते हैं, जैसे आपका जो भी जिला हो, या पटना जिला से होंगे, आप बेगूसराय से होंगे, कटिहार से होंगे, रोहतास से होंगे, भभुआ से होंगे, कैमूर औरंगाबाद से होंगे, जहां से भी आप होंगे, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में आप देखते होंगे कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अब पुलिस प्रशासन, जैसे अगर कहा जाए कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अलग होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी अलग होते हैं, यानी कि प्रशासन को देखने के लिए, क्राइम को देखने के लिए अलग अलग अधिकारी होते हैं। जैसे जिला का मालिक कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आप जिलाधिकारी भी कह सकते हैं, डीएम भी कह सकते हैं। तो वो कहां से चुन करके आते हैं? वो केंद्र से चुन करके आते हैं। उनके नीचे देखेंगे कि अनुमंडलीय स्तर पर एसडीएम की व्यवस्था है। तो एसडीएम जो चुन करके आते हैं वो किसके माध्यम से चुन के आते हैं? तो वो आते हैं राज्य सेवा लोक आयोग के द्वारा, जैसे बीपीएससी। तो यानी केंद्र सर्वोच्च है, ऊपर है, उसके अंडर में कौन है? एसडीएम है। यानी यहां पर भी देख रहे हैं कि केंद्र क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है। एक आपके जिला को भी नेतृत्व कर रहा है केंद्र। यानी कि राज्यों में क्या होगा? शक्तियों, राज्य के शक्तियों का विभाजन होगा। अगर कहा जाता कि राज्य जो है, जैसे देखेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इनके पास पावर है, विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री कहते हैं, ये मुख्यमंत्री हैं। आप अपना विधायक चुने, और विधायक चुने जिनका बहुमत आया, विधानसभा में जिनका बहुमत आया उसकी सरकार बनी। और आप देखें कि नीतीश कुमार जी अभी है, यानी मुख्यमंत्री चुने गए। और मुख्यमंत्री को भी एक पावर जो होता है, अपना एक जितना पावर है वो पावर तो है ही, लेकिन उनके ऊपर भी राज्यों की शक्तियों का विभाजन, अर्थात उनके ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए राज्यपाल की भी नियुक्ति होती है। अभी तुरंत वर्तमान में देखेंगे, भी ताजा खबर है कि जैसे ही नीतीश कुमार जी इधर उधर जाने की बात कर रहे थे, जहां संदेह की स्थिति केंद्र सरकार को लगी, तो सीधे वो अपने हिसाब से, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? स्टेट नहीं करेगा, सेंट्रल लेवल से प्रधानमंत्री, वहां से डायरेक्ट जो देखेंगे कि वहां से राज्यपाल को बिहार भेज दिया गया कि जाइए वहां पर देखिए कि हो क्या रहा है। यानी कुछ भी यहां पर होगा तो राज्यपाल के माध्यम से सूचना केंद्र को मिल जाएगा। यानी कि बिहार है, राज्य है, इसकी अपनी, अगर कहा जाए कि अपनी मोनोपोली है, इसका अपना है रूल रेगुलेशन। बिहार के भी कई अभी आगे बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य को कौन कौन सा अधिकार है, किन किन शक्तियों पर, मतलब किन किन चीज़ों पर वो नियंत्रण कर सकता है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे हम लोग। यानी इसके लिए जो है एक चीज़ हम लोग समझते हैं, आप पढ़े होंगे, सूची बनाई गई है कि 3 सूची है भारतीय संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी जिन विषय वस्तुओं पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ को है, केंद्र को है, तो वो अगर कहा जाए उन किसी भी देखेंगे, अगर किसी विषय वस्तु पर अगर कानून बनाने का अधिकार है संघ को है, तो वह संघ सूची के अंतर्गत आता है, वो सभी विषय संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे देखें सेना की बात करें, ये संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, यानी राज्य के अंतर्गत विषय वस्तुओं पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को अपना है, इसके अलग विषय इसमें भी है, इनका भी क्षेत्राधिकार दिया गया, आप किस किस क्षेत्र में कानून बना सकते हैं। जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार शराबबंदी लागू किए, तो सिर्फ बिहार में वो लागू कर सकते हैं, उनका अधिकार झारखंड, उत्तर प्रदेश, भारत के लिए नहीं है, और इस पर केंद्र जो है हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह विषय जो होता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत ही आता है। सर्व शिक्षा अभियान, यानी शिक्षा के क्षेत्र के देखिए, प्रत्येक देखेंगे राज्य का अपना एक बोर्ड होता है, वो राज्य सूची के अंतर्गत आ गया। खनिज हो गया, खनन क्षेत्र हो गया, ये सभी चीजें, नदी हो गया,
भूमि हो गया, देखे होंगे किसी भी कागज पर आप रसीद कटाते होंगे, कोई भी कार्य करते होंगे तो उस पर लिखा हुआ रहता है बिहार सरकार की भूमि है। वो आदमी बोलचाल की भाषा में भी कह देते कि यह भूमि बिहार सरकार की है, भारत सरकार की नहीं करते हैं, क्योंकि भूमि जो होता है राज्य सरकार के, राज्य सूची की चीज हो गया, उसमें यह विषय है। आधारभूत संरचनाएं जैसे कि बिजली, पानी, ये सभी जो चीजें की अगर हम लोग बात करें तो वो राज्य सूची के अंतर्गत आ गए। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को भी है, राज्य को भी है, दोनों का अधिकार इस पर, उसे समवर्ती सूची के अंतर्गत लाते हैं। तो वही बात करते हैं कि शक्तियों का विभाजन जो है ज्यादातर किसके अनुसार हुआ, तो शक्तियों का विभाजन यानी राज्य की शक्तियों का विभाजन होगा। तो भारत में यानी भारत का यहां पर देखा गया कि भारत संघात्मक इस मामले में भी है। दूसरा बात करें कि भारत संविधान की सर्वोच्चता होगी, यानी संघात्मक की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई सर्वोच्च होगा तो वहां का संविधान होगा। जैसे भारत के संविधान सर्वोच्च है। पिछले क्लास में हम बताए थे कि ब्रिटेन में सर्वोच्च संसद है, वहां संविधान सर्वोच्च नहीं है। वो पूरा पावर जो आज भारत में संविधान के पास जो पावर है, वो पूरा पावर अगर ब्रिटेन की बात करें तो वो संविधान में नहीं बल्कि वहां की संसद में है। तो यहां बात करते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता होती है, यानी कि एक गुण हम लोग को और दिखा भारत का यहाँ पे, यानी कि हम लोग के यहाँ क्या है, संविधान सर्वोच्च है। लिखित और कठोर, यानी भारत का संविधान तो लिखित है ही, बताए थे पिछले क्लास में, वो वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उसको आप देखिए। भारतीय संविधान का परिचय में हम बताए हैं आपको कि लिखित संविधान का अर्थ क्या होता है। कठोर भी है, यानी किसी मामले में कठोर भी है, लचीला भी, यानी कि हम संशोधन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में यदि संशोधन करना होगा तो किसी विषय पर संशोधन करने की बात होती है तो साधारण बहुमत से भी संशोधन हो जाता है, और किसी विषय की अगर बात आती है तो उसके लिए कठोर संशोधन, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन अलग है उसके लिए, तो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है अगर कहा जाए तो। दूसरा बात कि द्विसदनात्मक विधानमंडल होना चाहिए। किसकी पहचान है, संघात्मक की पहचान है कि द्विसदनात्मक विधानमंडल, यानी कि भारत में दो सदन होना है। संघात्मक में क्या होना चाहिए, दो सदन। जैसे भारत में क्या है, लोकसभा है और राज्यसभा है। अगर हम लोग कहें तो लोकसभा और राज्यसभा दो सदन हो गए हमारे। संसद कैसे भी पढ़ते हैं, संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अगला है कि स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए। उच्च न्यायालय नहीं है, उच्चतम न्यायालय, यानी जिसको आप सर्वोच्च न्यायालय की बात कहते हैं। तो स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की होना चाहिए, यानी केंद्र, यानी स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय क्या होगा, तो देखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है उसका निपटारा करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि बिहार सरकार अपनी मांग उठा रही है कि मुझे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, या किसी क्षेत्र की लेकर की बात किया जाए, क्षेत्र की विभाजन की बात किया जाए, बिहार सरकार यदि चाहे, नीतीश कुमार जी चाहे कि अगर हम मधुबनी के क्षेत्र को एक अलग राज्य बना दे, तो ये बिहार का पावर नहीं है, ये मुख्यमंत्री के पावर का चीज नहीं है। अगर वो जबरदस्ती करना चाहे, भारत से अलग होना चाहे, तो इनके बस की बात नहीं है। वो तय कौन करेगा, तो केंद्र तय करेगा। लोकसभा राज्यसभा है ना, राष्ट्रपति है ना, यानी वहां बात करें, यानी जब भी राज्य और केंद्र के बीच किसी मसले पर अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उसको निपटारा करने के लिए स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है। किसमें, संघात्मक सरकार में। तो यहां पर देखें कि ये सभी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है भारत में। अब बात करते हैं एकात्मक का लक्षण क्या क्या है, यूनिटरी का लक्षण क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें शक्तिशाली केंद्र होता है, शक्तिशाली इसमें केंद्र होता है। अभी हम लोग बात किए कि शक्तिशाली, भारत की अगर बात करें, यहां पर क्या शक्तिशाली केंद्र है, केंद्र तो शक्तिशाली है ही, लेकिन यहां पर अभी हम लोग देखें क्या कि दो सरकार होगी, केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर। इसमें क्या होता है कि शक्तिशाली केंद्र, एकहरी नागरिकता भारत में देखिएगा, एक व्यक्ति की नागरिकता एक ही जगह की है। जैसे यदि आप बिहार के रहने वाले, बिहार के किसी भी जिला के रहने वाले, किसी गांव से रिलेटेड हैं, अगर आपको नागरिकता कैसे होता है, क्या होता है, नागरिकता की शर्तें क्या है, हम लोग संविधान पढ़ेंगे, आगे बताएंगे। नागरिकता अर्जित करने के, नागरिकता समाप्त होने की चीज, किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता अगर लेना है, भारत का है तो वो तो नागरिक है, लेकिन विदेश के व्यक्ति हैं, भारत में आकर रहना चाहते हैं कि नागरिकता लेना है, कौन कौन से प्रावधान है, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। एकहरी नागरिकता का प्रावधान है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं, यानी बिहार में कहा जाता है कि आप बिहारी हैं, तो आप
मुंबई के भी नहीं कहला सकते। अब नागरिकता राज्य नहीं देता, एक बात और ध्यान में, नागरिकता जो होता है राज्य का विषय नहीं है, नागरिकता जो है केंद्र के विषय में आएगा कि आप भारतीय कहलाएंगे। आप दो जगह की नागरिकता नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए कि आप यहां रह रहे हैं, आप इंजीनियर बन गए, आपका सिलेक्शन अमेरिका में हो गया और आप अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में जाकर के वहां आप वहां की नागरिकता ले लेते हैं, तो संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जैसे ही आप अमेरिका की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः आपकी समाप्त हो जाएगी, आप भारत का नागरिक नहीं कहलाएंगे। फिर पुनः यदि भारत में आकर के रहने का विचार अगर आपका बन रहा है, उसके लिए अलग प्रावधान है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत में एकहरी नागरिकता की प्रधानता है, यानी आप दो जगह की नागरिकता लेकर के भारत में आप भारत के नागरिक नहीं कहला सकते, कोई एक ही आपका नागरिकता हो सकता है। दूसरा, एकीकृत न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था यानी कहने का मतलब है किसी भी प्रकार का कोई जुल्म हो जाता है तो एकीकृत न्याय व्यवस्था का प्रधानता है भारत में है, यानी पूरा पावर न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका यानी, और न्यायपालिका आप देखेंगे चाहे आपका जिला में हो, अगर कहा जाए सिविल कोर्ट का मामला हो, उच्च न्यायालय का हो, सर्वोच्च न्यायालय का मामला हो, सब किसके द्वारा संचालित होता है, तो वह संचालित होता है केंद्र के द्वारा, न कि राज्य के द्वारा। एकीकृत न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ भी है। आपातकालीन का प्रावधान भी है, एकात्मकता का है कि आपातकाल की जैसे स्थिति आ जाती है, इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी के समय में आया हुआ था, आपातकाल की जैसे स्थिति आती है तो भारत, जैसे कैसे बताए कि राज्य की शक्तियों का विभाजन होगा, तो कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर केंद्र सरकार जो होती है राज्य के शासन व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर के संचालित करती है। अगर कहा जाए उस स्थिति में, जैसे मान लीजिए कि बिहार की स्थिति अभी जो देख रहे हैं, बार बार न्यूज चैनल के माध्यम से सुनते होंगे कि अगर मान लीजिए कि कुछ विधायक इधर से उधर भागते हैं तो क्या होगा, तो वैसी स्थिति अगर आ जाती है, पूर्ण बहुमत की स्थिति नहीं आती है और अभी सत्र तो चल नहीं रहा था, उस स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। तो अगर हम लोग बात करें, यानी आपातकालीन का भी प्रावधान है और आपातकाल राज्य नहीं लगा सकता, आपातकाल लगाने का हक किसको है, केंद्र को। जैसे कोरोना महामारी में देखे आप, तो कोरोना महामारी में देखे कि लॉकडाउन जो लगा वो केंद्र द्वारा निर्देश दिया गया, और जो निर्देश दिया गया एक प्रकार से कहा जाए, महामारी जो आया था तो केंद्र की बात हो जाती है, अब राज्य का बात वहां समाप्त हो गया, क्योंकि ये पूरे भारत की बात है। राज्य शिक्षा देखिए, स्वास्थ्य भी देखेंगे स्टेट लेवल का चीज है, लेकिन अगर सूची की बात करें, राज्य सूची में स्वास्थ्य आता है, लेकिन केंद्र आखिर प्रधानमंत्री जी अगर आकर के डायरेक्ट बोलते हैं कि लॉकडाउन लग गया 21 दिन का या 22 दिन का जो भी लगा, तो वो उनका, चूंकि केंद्र भी सर्वोपरि है, तो देखिए कि शक्तिशाली केंद्र है, फैसला लेने का, निर्णय लेने की पावर केंद्र के पास भी है। अखिल भारतीय सेवाएं होती है किसमें, एकात्मक में। अखिल भारतीय सेवाएं कहने का मतलब, जैसे हम लोग बात करते हैं कि यूपीएससी में देखेंगे कि इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये 3 है, यानी अखिल भारतीय सेवाएं जो एकात्मक सरकार की, एकात्मक की पहचान है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जैसे अभी हम आपको बताएं कि राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल जो होगा वो राज्य नहीं तय करेगा, वो केंद्र तय करेगा कि जैसे किसी स्टेट का राज्यपाल कौन होगा, केंद्र द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यों के राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि, एकात्मक सरकार की एक और देखिए क्या है कि राज्यों के राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि जो होते हैं जनसंख्या के आधार पर उसको तय किया गया है। जैसे जितने किसी देखेंगे छोटा सा स्टेट है, तो छोटे स्टेट में आप देखेंगे कि वहां राज्यसभा की सीटें कम है, बड़ा स्टेट है तो राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है वहां पे अधिक है। तो उसके यानी जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य के राज्यसभा के चीजों सीटों का बंटवारा किया गया है, सीटों का आवंटन किया गया है। तो ये था आपका एकात्मक और ये था हमारा संघात्मक। अगर निष्कर्षता अगर हम लोग से अगर कोई पूछे कि भारत की जो संविधान है, भारत जो है, भारत में संघात्मक है सरकार या एकात्मकता की है, भारत संघात्मक है या एकात्मक है, तो अगर हम लोग संक्षेप में कहें तो कुछ बातें इसमें से मिलती है, कुछ बातें इसमें से मिलती है, तो उस स्थिति में कह सकते हैं भारत एक पूर्ण संघ नहीं है।
पूर्ण संघ का मतलब यह होता है कि जो शक्तियों का राज्य का यहाँ पर विभाजन है, राज्य के पास भी अपनी शक्ति है, तो ये अगर नहीं होता, यानी राज्य के पास अगर कोई पावर नहीं होता, केंद्र के पास ही सिर्फ पावर होता, तो हम लोग उस स्थिति में कह सकते हैं कि भारत एक पूर्ण संघ है। लेकिन यहाँ पर शक्तियों का विभाजन है, तो स्पष्टतः निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि भारत एक पूर्ण संघ नहीं है। क्या है आखिर? तो फिर जब पूर्ण संघ नहीं है तो क्या है? तो अर्धसंघीय है। उसको अंग्रेजी में कह सकते हैं क्वासी फेडरल स्टेट। अर्धसंघीय का मतलब होता है यानी कि कुछ विषय पर संघात्मक भी है, कुछ विषय पर एकात्मक भी है, दोनों को मिलाकर के कहें तो ये अर्धसंघीय है, क्वासी फेडरल स्टेट है। और बात करें कि भारत में ये भी हो सकता है कि संघात्मक है कि एकात्मक है, तो कह सकते हैं कि भारत जो है एक सामान्य स्थिति में संघात्मक है। जब स्थिति सामान्य होती है तो उसको कहेंगे कि यह संघात्मक है, यानी शक्ति का विभाजन भी है राज्य के अंतर्गत। और विशेष जब स्थिति, जैसे अभी कैसे बताया कि आपातकाल की स्थिति आ जाती है, तो उस स्थिति में भारत एकात्मक हो जाएगा, यानी पूरा राज्य का भी पावर अपने अंदर लेकर, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो पूरा शक्ति किसके पास चला जाएगा? केंद्र के पास चला जाएगा। तो साधारण एक लाइन में अगर पूछेगा कि संघात्मक या एकात्मक, तो ये भी एक पहचान आप दे सकते हैं कि भारत सामान्य स्थिति में संघात्मक है और विशेष स्थिति में एकात्मक है। जैसे कि भारत के संविधान में संघात्मक शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है। भारतीय संविधान यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें संघात्मक शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है। बस सिर्फ ये आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। पहला, भारत में क्या है? संविधान, 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, और निष्कर्ष रूप से आप कह सकते हैं कि भारत में संविधान क्या है? सर्वोच्च है। जबकि ब्रिटेन में जैसे बताया क्या है? ब्रिटेन और अमेरिका में, जैसे ब्रिटेन में संसद है और अमेरिका में न्यायपालिका। हमेशा याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में सर्वोच्चता किसकी है? तो भारत में सर्वोच्चता अगर बात करें तो वो संविधान का है, ब्रिटेन में संसद का है, और बात करें अमेरिका का तो अमेरिका में न्यायपालिका की है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि संघात्मक और एकात्मक में क्या अंतर होता है। और आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए